वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के दूसरे अध्याय के बारे में। आप लोग लगातार कमेंट ये कर रहे थे कि सर जी अध्याय या चैप्टर वाइज क्लासेस दीजिए, और मैंने प्रयास किया कि भाई आपको मॉडल पेपर दिखा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मॉडल पेपर दिखा दीजिए कि अब की बार पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के प्रश्न पत्र में एक प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उसको बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि भाई पहले मॉडल पेपर डिस्कस कर देता हूं एक आध दो चैप्टर्स के बाद में, लेकिन आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया, इतना व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दिया कि एकदम से क्या बताएं। 2 दिन में एक प्रकार से नेट का पेपर था, उसी में एकदम से इतना एसएमएस आ गया आप लोगों के कि ये मैं क्या बता दूं। लेकिन फिर भी चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं चैप्टर्स वाइज जो है वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। मेरे पढ़ाने की जो शैली है या रणनीति है, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा, ना कि मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब आप लोग अभी एडमिशन हुआ है, वो इंटर वाली बुद्धि लेकर के आए और लगातार झोंके हो कि गुरुजी ये पढ़ाओ, गुरुजी वो पढ़ाओ, गुरुजी वो पढ़ाओ। ऐसे थोड़ी होता है। अब आप जब मैंने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करके छोड़ दो, परीक्षा के अंतिम दिनों तक मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आपका पूरा सिलेबस एक ही 2 वीडियो में समाप्त करने में सक्षम हूं, तो आप काहे के लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेकर के कोचे हो दौड़ दौड़ के कि ये करो गुरुजी वो करो। परेशान ना करो ना। मैं पूरा कोशिश करूंगा, पूरी प्रयास करूंगा, पूरा सिलेबस ना खत्म होगा तब आप आकर के कमेंट करना, अनसब्सक्राइब मार के चले जाना, दुनिया भर के कमेंट करके चले जाना। खुले मंच पर बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं ना तो उस पर थोड़ा सा विश्वास करने में क्या जाता है। मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पर एक प्रकार से अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मेरे इतना मेहनत बीए वाले क्षेत्र में बच्चों के लिए कोई नहीं करता है। आप पूरे यूट्यूब पर घूम करके देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करता हूं, हर एक बच्चे के कमेंट्स को देख करके और उसके अकॉर्डिंग जो है बनने का प्रयास करता हूं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देने का प्रयास करता हूं, डिमांड एंड सप्लाई के मुद्दे पर काम करता हूं, वो एक प्रकार से आपके समझ में शायद ना आ रहा हो। और जितना मेहनत मैं करता हूं उस हिसाब से एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से मतलब चीज़ें, हालांकि इसको छोड़ दे, अभी चर्चा हम करते हैं पॉइंट पर राजनीति विज्ञान के सेकंड चैप्टर के बारे में, यानी अध्याय संख्या 2 के बारे में। इससे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 सिलेबस डिस्कशन और मॉडल पेपर की श्रृंखला लिखित वाली ऑलरेडी अवेलेबल है। 2023, 2022 और 2024 तीन बार पेपर हो चुके हैं राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर के, तो इन सभी के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको जो 2024 या 2022 या 2023 के मॉडल पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपके लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी देखें। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, न्यू बैच है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए प्रथम सेमेस्टर में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेकंड सेमेस्टर की अगर बात किया है तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि भारत में एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है या स्वतंत्रता के बाद में जो पृष्ठभूमि रही है भारत की, वो कैसी रही है। सेकंड चैप्टर में हम लोगों को देखना है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वो भारतीय राष्ट्रवाद को एक चिंगारी सा देता है, भारतीय राष्ट्रवाद में एक आग लगाने का काम करता है, भारतीयों के अंदर एक जोश पैदा करता है। भारतीयों को लगता है कि भाई हम पर शासन हो रहा है, हम गुलाम हैं। उनको इससे पहले यही नहीं पता कि हम गुलाम हैं कि नहीं गुलाम हैं, क्योंकि उससे पहले राजा की गुलामी करते थे, अब अंग्रेज आ गए तो उसकी गुलामी। अब राजा चाहे अंग्रेज के अंडर में रहे चाहे जनता, तो उससे मतलब नहीं रखती। बाद में लोगों को जनता के मन में ये एक प्रकार से डाउट हुआ है, ये गोरे लोग हम पर शासन कर रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। फिर इन लोगों को लगा अरे राष्ट्रवाद, अंदर अंदर खून खोने लगा, मिले दो, फिर कौनो आंदोलन हो दो, तहलका मचाते हैं। फिर इस तरीके से एक प्रकार से इनके मन में खून उमड़ने लगता है, भारतीयों के अंदर भारतीयता की भावना जो है जागने लगती है। इसका सबसे एक प्रकार से जो चिनगारी का काम करने का काम होता है वो 1857 की जो पहली क्रांति हुई, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वाधीनता संग्राम या एक प्रकार से इसको एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी विदेशी इतिहासकार लोग देते हैं। हालांकि ये भारत का प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के कई कारण रहे हैं, तो उन कारणों के बारे में आपको समझना, चूंकि एग्जाम में पिछले 3 वर्षों में लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चंस विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए इसको हम समझेंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति के बाद
क्या हुआ कि अभी तक कंपनी का शासन होता, 1857 ईस्वी तक। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के बाद में 1761 में बक्सर का युद्ध होता है। 1757 ईस्वी से ही आप देखते हैं अंग्रेज जो होते हैं वो राजनीति में एक प्रकार से हावी हो जाते हैं, भारतीयों को एकदम से राजनीति में पछाड़ने शुरू कर देते हैं। 1761 में एक प्रकार से वो जो 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में कमी रही, वो 1761 का बक्सर का युद्ध पूरा कर देता है। अब बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेज एकदम से राजनीति में भी एक हावी हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो आर्थिक तंत्र पर एक प्रकार से कंट्रोल करते हैं, फिर सैनिक शक्ति रखने का प्रयास करते हैं, और सैनिक शक्ति रखने के बाद में वो राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, राजनीति को अपने अंडर में चलाने का काम करते हैं। और इस तरीके से 1761 तक आते आते वो सफल होते हैं, और कुल मिलाकर के 1757 से शुरू होकर के लगभग एक साल तक चला, 1757 से 1857। चूँकि इसी को एक प्रकार से एक शताब्दी पूरी होती थी, यानी 100 वर्षों के बाद में फिर से भारतीयों ने कहा कि भाई इसका एक बरसी मनाई जाए। ठीक है, इसकी क्या मनाई जाए? बरसी मनाई जाए। किसकी बरसी? चूँकि 1757 ईस्वी में जो पहला युद्ध हुआ था खास करके अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, मतलब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, तो उसी प्लासी के युद्ध का बदला या बरसी मनाने के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रकार से नींव डाली जा रही थी। लेकिन 2 दिन पहले ही एक प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं, और चूंकि पहले आज के जैसे व्हाट्सएप और ये सब नहीं था कि भाई मीडिया वगैरह के माध्यम सारी बातें सभी में हो जाएं और सभी लोग जान जाएं कि कब आंदोलन करना है, ऐसी कोई सूचना नहीं थी। सूचना पहुंचने में ही 2-3 दिन का समय लग जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, 1757 ईस्वी के बाद में 1857 ईस्वी में क्रांति होती है, तो यहाँ तक कंपनी का शासन होता है। कंपनी मतलब कि जैसे ब्रिटेन एक देश है, एक देश नहीं बल्कि 3 देशों का समूह है ब्रिटेन। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड ये सब शामिल हैं। ठीक है, ब्रिटेन ये होता है। यूनाइटेड किंगडम, इन्हीं को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, जब 4 देशों को शामिल कर लेते हैं, 3 को तो ब्रिटेन। तो ये एक प्रकार से संयुक्त रूप से भारत पर कब्जा किए हुए होते हैं। अब भारत पर ये ब्रिटेन का शासन नहीं था अभी तक ब्रिटेन की एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर था अभी तक, 1757 से 1858 तक, या 1600 से सबसे आई, तो फिर संघर्ष करती रही कंपनियों ने। चूँकि फ्रांस की कंपनी आई, डच की कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी, इन सभी से संघर्ष का सामना किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और सबको यहाँ से खदेड़ा। फिर उसके बाद में फिर राजनीति में हस्तक्षेप करने प्रारंभ कर देते हैं, और इस तरीके से पहले आर्थिक एकाधिकार फिर राजनीतिक एकाधिकार की बात करते करते ये लोग एक प्रकार से हम पर शासन करने लगते हैं, हमारे लिए नियम कायदे बनाने लगते हैं। और इस तरीके से होता ये है महोदय कि एक प्रकार से अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में राजनीतिक में उतर जाती है, और राजनीतिक के जो मुद्दे होते हैं उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब चूंकि 15 साल के लिए ही ब्रिटेन से अथॉरिटी मिली थी उस कंपनी को कि आप जाओ शासन करो, मतलब आप जाओ व्यापार करो। व्यापार के लिए कंपनी जो आई वो राजनीतिक हस्तक्षेप करके राजनीति में एक प्रकार से दखलंदाजी करने लगी। अब जब एक प्रकार से ऐसा लगा, और कई साल बीत गए, 200-300 वर्ष बीत गए इसको आने में, चूंकि 1600 से लेकर के 1800 250 वर्ष लगभग बीत गए। 1600 में जो कंपनी आई भारत में, 1611 ईस्वी में जो प्रभुत्व मतलब थोड़ा बहुत कोठी उठी स्थापित हुई, उसके बाद से आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके लगभग 250 वर्षों में या 200-250 वर्षों के आसपास, ये इतने सालों में उस कंपनी ने एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता को एक प्रकार से अपने अंडर में कर लिया। तो ब्रिटेन के लोगों को ये लगने लगा, ब्रिटेन की सरकार को लगने लगा कि ये कंपनी का शासन जो है इसको कैसे भी अपने चंगुल में लेना है। यानी अभी अंबानी जाएं कहीं पर व्यापार करने और अंबानी उस देश का मालिक बन जाएं, तो भारत के जो मोदी जी हैं वो सोचे कि अंबानी को अब हम अपने अंडर में कर लें, अंबानी वहाँ पर शासन ना करें, अब हम वहाँ पर शासन करें, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे। तो वही बहाना मिल जाता है महोदय, 1857 की क्रांति एक बहाना है। इसी बहाने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है। इसका मतलब ये कि अभी तक जो शासन कंपनी के द्वारा होता था, अब वह शासन भारत में कौन करेगा? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया करेंगी, या ब्रिटेन की महारानी या महाराज की गद्दी पर जो बैठेगा वो करेगा। ब्रिटिश का जो क्राउन है, क्राउन माने ताज, जिस पर कोहिनूर लगा हुआ है, वो जिसके मुड़ सर पर रखा जाएगा उसका शासन होगा भारत पर भी। यानी एक प्रकार से ये पृष्ठभूमि बनी। तो 1858 ईस्वी का जो अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन का समाप्त करके इंग्लैंड के क्राउन का या ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में हो जाता है। इसको लेकर के एक अधिनियम आया। इसका संवैधानिक महत्व को लेकर के एग्जाम में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तो इन तमाम टॉपिक को आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, जो दूसरी अगली घटना है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में अगली घटना आएगी, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में और चीज़ों को समझते हुए तमाम आंदोलनों को समझेंगे। फिर उसके बाद में हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने लगेंगे। ठीक है, चले।
बेसिकली अगर इसको समझे तो इसमें दो टॉपिक शामिल होते हैं। एक तो 1757 की क्रांति का कारण और परिणाम, और दूसरा 1858 ईस्वी का अधिनियम के बारे में जो तो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में, संवैधानिक महत्व उसका। हालांकि इसको दोनों को एक ही में समेटने का काम मैं करूँगा। देखिए, 1857 ईस्वी में विद्रोह का प्रमुख कारण यूरोपीय लेखकों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना बताया। चूँकि क्या था कि 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ, क्रांति इसलिए हुई चूँकि एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति थे। मंगल पांडे बहुत पूजा पाठ किया करते थे। अब उन मंगल पांडे को क्या हुआ कि वो एक प्रकार से, चूँकि और भी उस जो गोली होती थी, चूँकि एक सैनिक थे, अब उस गोली को जब फाड़ना पड़ता था मुँह से, एक प्रकार से निकालना पड़ता, चर्बी लगा कारतूस होता था, तो कारतूस में चर्बी लगी रहती थी। चर्बी गाय और सूअर की हुआ करती थी, ऐसा कहा गया। तो सूअर की चर्बी लगी थी। एक बार मंगल पांडे जी, चूँकि ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लोग ज़्यादा एक प्रकार छुआछूत भी एक प्रकार से पहले ज़माने में रहा होगा। तो नल पे पानी पी रहे थे, तो वहाँ पर किसी ने उकसाया होगा या कुछ हुआ, ऐसा कहीं कहीं पर मिलता है, किसी किसी पुस्तक में इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन हाँ मिलता है कि वो कहीं पर जो है कोई पानी मतलब कोई छू लेता था, या फिर एक प्रकार से कोई छूने की बात ही छोड़ो, मतलब कि एक प्रकार से मतलब शूद्र, और गांव में कुछ किसी शूद्र ने कहा कि भाई तुम इतना ज़्यादा वो फरचई दिखाते हो और चर्बी लगे कारतूस जो है वहाँ पर जाकर के फाड़ते हो, जिसमें गाय की मांस लगा रहता, चमड़ा से बनता है उसकी चर्बी से, और अपने आप को बड़ा ज्ञानी और पुजारी बनते हो, ऐसे कुछ टीका टिप्पणी करी होगी। अब उनके दिमाग में वही बात घूम रही थी मंगल पांडे जी की। मंगल पांडे आते हैं, फिर उसको मना कर देते हैं, और वहीं से एक प्रकार से चिंगारी लगती है, गोली वोली दाग देते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें होती हैं। और सैनिक असंतोष था, चूँकि सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को वो दर्जा नहीं मिल पाता था जो दर्जा एक प्रकार से उनके सैनिकों को मिलता था। किनके सैनिकों को भैया? जो सैनिक एक प्रकार से ब्रिटेन के होते थे। किंतु वास्तव में ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति नीतियाँ ही इसके लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, अब जो भी ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक नीतियाँ थी, प्रशासनिक नीतियाँ थी, आर्थिक और सामाजिक या धार्मिक नीतियाँ थीं, वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी थी कि ये क्रांति हो। चूँकि ये क्रांति की मात्र चर्बी लगी कारतूसों से नहीं हुई, मात्र एक चिंगारी थी ये, बाकी आग तो पहले से ही लोगों के मन में धधक रही थी, बस उसको ज्वालामुखी की भांति फूटना बाकी था। 1857 की क्रांति यूं ही नहीं हो गई, इसके पीछे कई लॉजिक हैं, कई कारण हैं। पहला कारण, प्रशासनिक कारण। देखिए, अंग्रेजों के शासन में क्या था कि भारतीय असंतुष्ट थे। अंग्रेजों के शासन से या उनके नियम कायदों से भारतीय लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, भारतीय विद्रोह की भावना रखते थे। प्रथम, उन्हें नवीन शासन पद्धति को समझने में कठिनाई होती थी, क्योंकि नया नया शासन था। ये एक प्रकार से जो ब्रिटेन के लोग यहाँ पर लाए थे, मतलब कि ये लोकतंत्र और ये सब दुनिया भर का, ये भारतीयों के मन में उतना भाता नहीं, क्योंकि राजतंत्र यहाँ पर था, राजशाही थी। जिस शासन को वह सदियों से देखते आ रहे थे वे समाप्त कर दिए गए, राजा महाराजा वाला। नवीन शासन पद्धति को वह शंका की दृष्टि से देखते थे। नवीन शासन में अनेक व्यक्तियों को हानि होती थी, और इस वजह से जब उन्हीं के व्यक्तियों को उस शासन से हानि होती थी, तो ऐसे शासन का क्या फ़ायदा जिससे जनता को ही हानि हो। शासन तो होता जनता के कल्याण के लिए, शासन से जनता को एक प्रकार से राहत मिलती है। अब वही शासन से जनता को एक प्रकार से अगर तकलीफ होगी तो जनता जाहिर सी बात है विद्रोह करेगी। पहला कारण ये था, प्रशासनिक कारण, चूँकि प्रशासन ढंग का नहीं था। दूसरा कारण, राजनीतिक कारण, यानी कि पॉलिटिकल रीज़न। देखिए, कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी भारतीय रियासतों पर क्षमतापूर्वक नियंत्रण था। क्षमता मतलब कि जितना कैपेसिटी कंपनी की थी, उसने एक प्रकार से जो भारतीय रियासतें थी, राजे महाराजे थे, राजे रजवाड़े थे, उन पर अपना कंट्रोल कर रखा था। और धीरे धीरे समाप्ति की नीति से लॉर्ड बेलेजली के अधीन सहायक संधि के रूप में एक निश्चित आकार धारण कर लिया था। यानी कि लॉर्ड बेलेजली जो था, उसने एक प्रकार से सहायक संधि प्रणाली लागू करी, जिसके माध्यम से जो एक प्रकार से राजा रजवाड़े होते थे वो सहायता देते थे किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उससे मिल जाते थे। ठीक है, और इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी नाम का एक व्यक्ति आता है, गवर्नर जनरल। इसने नैतिक और राजनीतिक आधार की सभी सीमाओं को छिन्न भिन्न कर दिया और व्ययगत के सिद्धांत को लाया इसने एक प्रकार से व्ययगत सिद्धांत, हड़प की नीति एक प्रकार से लाया। लॉर्ड डलहौजी वही था जिसने अवध के नवाब और इन सभी के, झांसी, अवध, इन सभी के नवाब को एक प्रकार से उनसे उनकी ज़मीन हथियाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं पे ये जब लोगों को लगने लगा कि भाई हमारे राजा महाराजा को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है, लोगों के मन में एक उमड़ की भावना जगने लगी, और वही उमड़ी हुई भावना जो है राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। अगला कारण क्या था इसका, और क्रांति बनती है? सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक कारण भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे इसमें, ये क्रांति होने के पीछे। अंग्रेज जाति भेद की भावना से प्रेरित थे, वह भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। चूँकि अंग्रेज लोग गोरे थे, भारतीय लोग थोड़े उनके माध्यम से काले थे। अंग्रेज लोग बढ़िया बढ़िया सेंट मारते थे, भारतीय लोग उतना सेंट वेंट नहीं मारते थे, तो थोड़ा बदबू शरीर से पसीने की जरूर आती थी। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा हीन भावना से देखते थे भारतीयों को।
ठीक है। भारतीयों को एक प्रकार से हिंदुओं को बर्बर कहते थे और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे ये लोग, ठीक है। ये अंग्रेज लोग, यूरोपीय अधिकारी वर्ग भारतीयों के प्रति बहुत कठोर था, मतलब कि असहनशील थे। वह भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे, कहते थे तू सुअर है, भारतीयों को काला बोलते थे। मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रंग भेद, प्रजाति भेद, इन सभी की बात यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक प्रकार से जो लोग कहते हैं कि भारतीय में ब्राह्मण ने छुआछूत या सब दुनिया भर का बताया, उससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे लोगों को एक प्रकार से हीनता का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोगों को लगा कि ब्राह्मण से हमारी दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी या क्षत्रिय से नहीं, हमारी दुश्मनी वैश्य और शूद्र से नहीं, हमारी दुश्मनी मुसलमान हिंदू से नहीं, हमारी दुश्मनी सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन से नहीं, हमारी लड़ाई है इन गोरों और कालों से, ठीक है। तो जहाँ बात एक प्रकार से प्रजाति की आ जाती है वहाँ पर जाति और धर्म मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। जहाँ पर बात देश की आती है वहाँ पर धर्म मायने नहीं रखते हैं। अभी अगर बता दें कि किसी देश से दूसरा, मतलब कि किसी देश से युद्ध होगा तो भारतीय सैनिक जो होगा वो ये नहीं देखेगा कि उस फलाने देश मुसलमान देश है, फलाने देश हिंदू देश है, हिंदू मुसलमान सैनिक दोनों मिलकर के युद्ध करेंगे भारत की तरफ से। तो ये एक प्रकार से होता है। जब भी देश की बात आती है तो हमारे समक्ष सबसे पहली बात क्या होती है कि हमारा देश सर्वोपरि है। जब बात धर्म और जाति की है तब धर्म सर्वोपरि हो जाता है। जब जाति और एक प्रकार से जो है समुदाय की बात आती है तो समुदाय सर्वोपरि होता है। अब जब जाति और एक प्रकार से और भी परिवार की बात है तो परिवार सर्वोदय हो, मतलब कि सर्वोपरि हो जाता है। तो इस तरीके से जो बड़ा जो वरीयता होती है वो बड़े को दी जाती है, छोटे को नहीं दी जाती, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा दी जाती थी। इसमें हिंदू मुसलमानों को दोनों को एक प्रकार से हीनता का सामना करना पड़ता था। लोग एकदम से ऊब चुके थे और इस कारण से क्रांति का आह्वान बहुत जरूरी हो गया था। चौथा कारण था आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। भारत में अंग्रेजों के शासन का मूल आधार था भारत की जो आर्थिक मतलब अर्थ का, या जो भारत में पैसा रुपया इसका शोषण करना। और अंग्रेजों के शासन का प्रारंभ बंगाल से हुआ और 18वीं शताब्दी तक बंगाल की जनसंख्या 1/3 रह गई थी। साथ ही सूबे की 1/3 भूमि जंगलों में परिणत हो गई थी। यानी कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों के आने से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था। यही स्थिति लगभग संपूर्ण भारत की हो गई थी जब ये लोग आए। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का पूर्ण लाभ उठाया और प्रत्येक जगह भारतीयों के हितों के प्रति उदासीन हो गए। यानी भारतीयों का कल्याण नहीं किया, भारतीयों का हित नहीं किया, केवल एक प्रकार से व्यापार और उद्योग को ही बढ़ाया, जिससे अंग्रेजों का केवल फायदा होता था, भारतीयों का फायदा नहीं होता था। भारतीयों के नुकसान में एक प्रकार से इंग्लैंड का फ़ायदा था। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को नुकसान पहुंचा करके अपने आप को फ़ायदे में लाते थे इंग्लैंड के लोग, और यहाँ से एक प्रकार से बहुत सारे धन को यहाँ से लेकर के अपने वहाँ गए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कारण रहा, लोगों के मन में लगने लगा कि हमारा भारत जो है गरीबी में झेल रहा है। इसके अलावा सैनिक कारण रहे, तो केवल सैनिक कारण कहना उचित नहीं, इसके पीछे कई कारण थे, मैंने तमाम सारे कारण पर चर्चा करी। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार के लिए या के सैनिकों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी अंग्रेज तथा भारतीय सैनिकों के बीच मतभेद रखती थी। एक ही पद पर कार्य करने वाले अंग्रेज सैनिकों का वेतन भारतीय सैनिक के वेतन से कई गुना अधिक होता था। यानी मान लेते आप सिपाही हो और कोई अंग्रेज सिपाही है, अंग्रेज सिपाही और भारतीय सिपाही में अंतर होता था कि अंग्रेजों को दुगना तिगुना रकम मिलती थी या 100-200 रुपये ज़्यादा मिलते थे, और मतलब कि भारतीयों को कम, मतलब उस समय के हिसाब से जो पैसे चलते थे उस पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारतीयों को सेना में उच्च पद पर एक प्रकार से भर्ती नहीं दी जाती थी। यानी कि भारत में कोई भी कितना भी टैलेंटेड अफसर हो, वो एक प्रकार से बड़े पदों पर या अधिकारी रैंक पर नहीं जा पाता था, वो यही नीचे जो है केवल कर्मचारी रैंक पर ही होता था। भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर भी भेजा जाता था। यानी कि भारत से बाहर, चूँकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की सिचुएशन बाद में आकर के जब आती है, या भारत के सैनिकों को विदेश भेज दो या काला पानी या एक प्रकार से अलग अलग जगहों पर लगवा दो, ऐसी भी सिचुएशन थी। यानी भारतीय लोगों को ही टास्क वाले जो मुद्दे होते थे बहुत ज़्यादा रिस्की, उस पर वहाँ पर भारतीयों को भेजा जाता था, जिससे उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचती थी। क्योंकि उस समय विदेश जाना सामाजिक दृष्टि से खराब माना जाता था। क्योंकि अगर आप समुद्र पार करके विदेश जाओ तो एक प्रकार से 7 समुद्र को लांघना कहते थे, ये मर्यादा का उल्लंघन होता है। अगर आप देखते हैं कि भारतीय धर्म में या हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अगर आप कोई नदी भी पार करते हैं तो नदी को पहले प्रणाम करके तब उसको आप पार करें। भगवान राम जब सागर पर सेतु बांधने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से बैठ जाते हैं, पहले 3 दिन तक तपस्या करते हैं, ठीक है। कि भाई मतलब क्या बोलते, 3 दिन तक तपस्या करने के बाद में जब सागर एक प्रकार से सागर संथानी मचलाई, सागर एक प्रकार से मूढ़ मिखा, तो मतलब सागर जो था अपने आप को थोड़ा सा लगाने लगा कि भाई चलो, अरे राम, ये वही राम थोड़ी हैं भगवान वाले जो ऐसे बैठ के हमारी तपस्या करेंगे। अरे उनको होता है एक बाण बनाते, तीर लगा के निकल जाते। भगवान ने कहा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ मैं,
मुझे अभी तुमने देखा कहाँ है। भगवान जब 3 दिन तक एक प्रकार से नम्र भाव से तपस्या करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं महोदय, उसके बाद में प्रभु जी एक प्रकार से कहते हैं क्या कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु। क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे सरासन और बाण ले आओ, धनुष और बाण ले आओ। कैसे करते भगवान कि संधान्यो प्रभु विषिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरघ झस गन अकुलाने। तो जब जीव जंतु सब अकुलाने लगे, जलने लगे, उसमें भस्म होने लगे, बड़वा नल भगवान का जो बाण है वो इस पे से धधक रही अग्नि, उसी अग्नि के प्रकोप से पूरा का पूरा समुद्र लाल लाल हो गया। सारे जीव जंतु से छटपटाने लगे, लगने लगा कि अभी प्राण अंत हो जाएगा। सारे जीव जंतु जाकर के सागर से, अरे प्रभु बचाओ, पाहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागत दीनानाम परिपत्रा पारायणे, रक्षा करो नाथ। जब इस प्रकार से गुहार करने लगे सागर से, सागर को लगा ये क्या हो गया। फिर अपने मान को तज करके सागर या समुद्र जो होता है वो खखरा उखरा लेकर के, माणिगण नाना वो एक प्रकार से पूरा लेकर के, और विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के समक्ष आता। चूंकि ब्राह्मण को लोग उस दौरान मारते नहीं थे, ब्राह्मण ब्रह्म हत्या और गौ हत्या ये जुगो जुग मानी जाती थी, तो इस दौरान एक प्रकार से आता है। उसके बाद में फिर वो सागर बताता है कि भाई आपके यहाँ पर दो एक प्रकार से व्यक्ति हैं, दो बंदर हैं जिनको आशीर्वाद प्राप्त है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। मतलब कि नल और नील दो बंदर आपके इस पदम 18 जूथब बंदर की पार्टी में या इसके दल में हैं, ठीक है। इस नल नील को एक कला आती है, चूँकि ये बचपन में ऋषि मुनियों के शंख वगैरह फेंक देता था समुद्र में, उन्होंने श्राप दिया इसको, और वो श्राप आज आशीष के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में है कि जो फेंकेंगे समुद्र में तैरने लगेगा। इस तरीके से ये इनको पत्थर जब फेंकेंगे तो तैरने लगेगा। भगवान राम, हनुमान जी कहे कि चल तो राम राम लिख करके पत्थर पर फेंकते रहने हैं और पत्थर तैरते चले जाते हैं। फ्लोटिंग रॉक्स आज उसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, फ्लोटिंग रॉक्स। आप देखें राम सेतु मूवी बनी, उसमें देखें तो भगवान राम चाहते तो बाण से समुद्र बना देते, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बनाया चूंकि मर्यादा खत्म हो जाती, और चूंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए समुद्र या नदी को पार करने से पहले भारतीयों के मन में एक वो बनी रहती थी कि भाई हमको समुद्र कैसे पार करना, हमको समुद्र पार ही नहीं करना चाहिए, हम क्यों समुद्र पार करें। समुद्र पार करना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इसी दृष्टिकोण से आजकल जब हम पुल पर, जैसे अयोध्या का पुल पार करने लगे या गंगा जी का पुल पार करने लगे या कहीं पर भी आप देखते हैं जब पुल पार करने लगते हैं तो अधिकतर भारतीय जो जानते हैं वो पहले हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि गंगा च क्षपरा चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनिम सानिधिम कुरु, या जो भी मंत्र उनको आता है वो बोलते हैं कि प्रभु रक्षा करो, मैं आपको एक प्रकार से आपकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं आपके उस पार जा रहा हूँ, इसमें एक प्रकार से मेरा एक प्रकार से कोई वो मत समझिएगा उदंतता, और हमको माफ़ करिएगा। अपराध सहस्ताणी क्रियंते हर निसमया दासो एमित माम मत्वा क्षमस परमेश्वर परमेश्वरी। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई हमको आप क्षमा करें, माफ़ करें, हमसे गलती हुई। तो इस तरीके से भारतीय सैनिक जो थे उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को चोट पहुंचती थी जब वो एक प्रकार से विदेश जाते थे और जब समुद्र को पार करके आते थे। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बुरा माना जाता था। अंग्रेज अधिकारी जो थे वो भारतीय सैनिकों को गालियाँ भी देते थे और उन्हें काला आदमी कह करके भी मजाक उड़ाते थे भारतीयों का। इस दृष्टिकोण से एक प्रकार से भारत के लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनके मन में इन अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह की भावना जागने लगती है। छठा कारण रहा तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण मतलब कि एकदम से रिसेंट कारण। ठीक है, सेना में क्या था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हो रहा था खूब तीव्र गति से। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था। 1856 ईस्वी में सेना में पुरानी राइफलों के स्थान पर नई इन फील्ड राइफलों का प्रयोग किया गया। तो इन फील्ड राइफल जो थी वो नई थी और पुराने राइफल थे उसका प्रयोग बंद हो गया। 1856 में नई राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ जिसमें चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिनका प्रयोग करने से भारतीय सैनिकों ने साफ मना कर दिया। और जब भारतीय सैनिकों ने साफ मना कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया भैया, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर अत्याचार
करना शुरू कर दिया कि भाई क्यों नहीं करोगे। तो अत्याचार करना जब शुरू कर दिया भारतीय सैनिकों पर, जिससे क्या हुआ कि विद्रोह शुरू हो गया। और इस प्रकार उपयुक्त समस्त कारणों से मिल करके भारतीयों को सरकार के विद्रोह मतलब कि विरुद्ध विद्रोह करने पर विवश कर दिया। भारतीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरीके से एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो भारतीय लोग थे वो मैदान में उतरे। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम ये था। तो समझ में आ गया होगा। परिणाम इसका क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव ये पड़ा, परिणाम ये पड़ा कि पहला परिणाम कि 1857 ईस्वी की क्रांति से क्या हुआ कि कंपनी का शासन जो था वो उसका अंत हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा, कंपनी में जब युद्ध हो रहा था तो इसमें आप देखते हैं कि कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, झांसी की रानी जो है यहाँ से लड़ रही थी। ठीक है, झांसी से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी वह मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, इस तरीके से लड़ रहे थे। ऐसे ही तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे। ऐसे ही बहादुर शाह जफर दिल्ली आगरा संभाले हुए थे। इस तरीके से अलग अलग जगहों से अलग अलग जो व्यक्ति थे, भारत के प्रतिनिधि थे, वो लड़ रहे थे। अच्छा, इसमें एक प्रकार से ये था कि नेतृत्व का अभाव था, कोई केंद्रीय नेतृत्व करता नहीं था। इस वजह से ये एक प्रकार से युद्ध हम लोग हार गए। 1857 की क्रांति के बाद महारानी का घोषणा पत्र आता है। महारानी का घोषणा पत्र जो होता है उसमें एक प्रकार से कई बातें होती है। अभी इसको हम चर्चा करेंगे 1858 ईस्वी के अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो उसमें चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में 1857 की क्रांति से क्या हुआ कि सेना पुनर्गठित हुई, यानी कि सेना का पुनर्गठन हुआ। दोबारा से सेना एक प्रकार से बनाई गई। इसके अलावा फूट डालो राज करो की नीति एक प्रकार से इसको बढ़ावा मिलता है। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भारतीयों को जो एकत्रित हुए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता एक प्रकार से इस आंदोलन में दिखाई पड़ती है। अब इंग्लैंड के लोगों को लगने लगा कि भाई इनमें अब फूट डालने की बारी आ चुकी है। अब हिंदू मुसलमान को अलग करो या तो आप एक प्रकार से युद्ध हार जाओगे। ठीक है, कोई भी देसी रियासतों के लिए नीति में परिवर्तन किया गया, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनके लिए भी नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, तो ये कारण रहा 1857 की क्रांति का। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता क्यों हुई, इसके भी कई कारण थे। क्यों असफल हुआ हमारा ये आंदोलन? ठीक है, स्वतंत्रता सफलता के कई कारण रहे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह आंदोलन कुछ कारणों से असफल रहा, जिनमें निम्न कारण ये हैं। देखिए, किन कारणों से एक प्रकार से असफल रहा भैया, ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए, इसी वजह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला कारण ये रहा असफल होने का कि 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम पहले से 31 मई 1857 को होने के लिए निश्चित किया गया था कि आप ये आंदोलन जो है वो 31 मई को होगा, लेकिन निर्धारित समय से पूर्व ही यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। भारत में पूरी तैयारी नहीं थी इसकी, जिसके कारण से आंदोलन को गति नहीं मिल पाई। यानी आंदोलन की पृष्ठभूमि तो पहले से बन रही थी, लेकिन डेट जो फिक्स की गई थी 31 मई फिक्स की गई थी, और 31 मई से पहले ही विद्रोह शुरू हो गया, जिसकी वजह से पूरी तैयारी नहीं थी और नेतृत्वकर्ता का अभाव था। दूसरी बात, अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल से सभी राजा जो थे वो एकजुट नहीं हो पाए। सभी राजा एकजुट नहीं हो पाए, यही कारण था कि कुछ रजवाड़े जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और यही कारण है कि घर के भेदी लंका ढाबे, जैसे जयचंद या विभीषण या एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि भाई ये क्या नाम है, कुछ रजवाड़े, तो जब भी एक प्रकार से अपना कोई आपसे विद्रोह करता है तो वो दुगनी शक्ति के साथ वार करता है, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरियों को जानता है। आपके एक प्रकार से कमज़ोरी को अगर आप जानता है, कमज़ोरी पर वार करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पैर में घाव है कहीं पर, अब आपके अगर हम यहाँ पर हाथ में वार करेंगे तो आपको कम चोट लगेगी, लेकिन हम जब आपके उसी पैर वाली चोट पर घाव करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा दर्द होगा, और वही दर्द देने का काम ये जयचंद लोग जो करते हैं, या एक प्रकार से ऐसे लोग करते हैं जो एक प्रकार से विदेशी लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला कारण रहा, क्रांति का संचालन करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन भारत में नहीं था। यानी कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो एक प्रकार से इसको एक प्रकार से एक दिशा और दशा प्रदान कर सके, जिसके कारण क्रांति को एक निर्विवाद और ओजस्वी नेतृत्व नहीं मिल सका। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सैनिकों में कोई अनुशासन नहीं बन पाया, जिसके कारण से उनमें स्वयं संघर्ष जारी रहता था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के क्या था कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सैनिकों में भी अनुशासन नहीं बन पाया, और सैनिक आपस में ही संघर्ष करते रहते थे, यानी सैनिक भी एकजुट यहाँ पर नहीं हो पाए। भारतीय सैनिक भी, कुछ सैनिक उनकी मदद कर रहे थे, कुछ सैनिक भारतीयों की तरफ थे। इसके अलावा आप देखते हैं कि भारतीय सैनिकों के पास साधनों का भी अभाव था, यानी भारतीय सैनिकों के पास उतना आधा एक प्रकार से राइफलें या उतना आधा एक प्रकार से लड़ने भिड़ने की शक्ति जो थी वो नहीं थी।
अंग्रेजों की तुलना में उनके पास अस्त्र शस्त्र काफ़ी पुराने थे और उन्हीं पुराने अस्त्रों से युद्ध लड़ा गया और जिस वजह से एक प्रकार से भारतीयों की हार हुई। इसके अलावा अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों के पास सैनिक बहुत कम थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास सैनिक ज़्यादा थे और वो लड़ाकू थे, लड़ने फिरने में तीव्र थे और इस वजह से एक प्रकार से भारतीय सैनिक ही भारतीय सैनिकों से लड़ रहे थे। ये भी था, सारे भारतीय सैनिक एक भी नहीं हुए थे, सारे रजवाड़े एक नहीं हुए थे, तो एक प्रकार से बस छिटपुट लोग ही, बाकी वो 7 समुद्र पार से यहाँ पर आकर के और भारत वाले लोग से जीत पाएंगे, घर में हरा पाओगे आप नहीं हरा पाओगे। लेकिन क्या था, हम लोगों में ही एक प्रकार से एकता का अभाव था, हम लोग ही अपनी अपनी एक प्रकार से अपनी सत्ता को अपने हाथों गंवा बैठे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज भी हम उसी राह पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक प्रकार से अपनी चीज़ों को कम आंकते हैं और दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा आंकते हैं। जैसे एक प्रकार से होता है गाँव वगैरह में, कहते हैं कि अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, दूसरों की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संवैधानिक विकास की दिशा में 1858 ईस्वी के भारतीय शासन का क्या अधिनियम, मतलब जो अधिनियम बना, चूँकि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब एक प्रकार से 1858 का अधिनियम आता है। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन चला जाता है। भूमिका सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया। कंपनी के हाथों से यह हस्तांतरण आकस्मिक घटना नहीं। सन 1793 में कंपनी को ब्रिटिश संसद ने जो पहला चार्टर दिया था, यानी इससे पहले भी एक प्रकार से ब्रिटिश संसद जो थी वो चाहती थी कि भारत में कंपनी का शासन ना हो, हम लोग डायरेक्ट शासन करें। तो 1793 में कंपनी को चार्टर दिया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, पहला चार्टर। उसमें कंपनी को ब्रिटिश सम्राट का भारत में एजेंट ही समझा गया था, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश संसद की एजेंट है, ऐसा उसको माना गया था। यानी कि मैंने बताया था कि भाई मोदी जी अगर अंबानी जी कोई कहीं देश पर कब्जा कर लें तो अंबानी जी को एक चार्टर लेकर के भेज दें कि अंबानी भले तुमने उस देश को कब्जा किया है, लेकिन तुम मात्र केवल मेरे प्रतिनिधि हो, मेरे अंडर में ही हो, मेरी एक इकाई हो, ठीक है, आप उछलने का प्रयास मत करना। ये ऐसे ही बता दिया था ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये छटकना मत ज़्यादा, तुम मेरे अंडर में ही हो, ठीक है। ऐसे सन 1853 ईस्वी के चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक ब्रिटिश संसद कोई दूसरा उपबंध करे उस समय तक कंपनी सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य कर सकती है। यानी कि भारत में प्रतिनिधि, चूंकि सम्राट के कहने पर ही काम करेगी, लेकिन 1853 में ही डिसाइड हो गया था कि ये एक प्रकार से भारत में कार्य करेगी तो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। जैसे कि आप देखते हैं मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में तमाम प्रकार के एरिया में तमाम सांसद वगैरह होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो इस चार्टर में कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि कब जो है कंपनी का शासन खत्म किया जाएगा और कब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में शासन ले लेगी। जबकि पहले के चार्टर 20-20 वर्षों के लिए दिए जाते थे कि 20 वर्षों तक एक प्रकार से ये नियम चलेगा, 20 वर्षों के बाद में ये नियम चलेगा। परंतु कंपनी के दोषपूर्ण शासन और कंपनी के प्रति भारतीयों के असंतोष के कारण क्या हुआ कि 1857 में भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। भारतीयों के द्वारा किया गया सन 1857 का विद्रोह असफल रहा और भारतीय क्रांतिकारियों में समन्वय, एकता और अनुशासन का अभाव था, यानी कमी थी। अंग्रेज कंपनी की विजय का मुख्य कारण जो था एक प्रकार से वो बना क्या कि भारतीयों में एक प्रकार से समन्वय, एकता और अनुशासन का अभाव था। यही एक प्रकार से इंग्लैंड लोग इसी वजह से जीते। युद्ध में भारतीय क्रांतिकारी पराजित होते हैं और शासन की संपूर्ण शक्ति कंपनी के हाथ के से निकल करके क्राउन के हाथ में चली, यानी क्राउन माने मुकुट के हाथ में, और ब्रिटिश के सिंहासन पर जो बैठता उसके मुकुट पर, ठीक है, जो वहाँ पर बैठेगा वो पहुँच गई। ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की सरकार को दे दिया गया। ब्रिटेन की महारानी उस समय थी विक्टोरिया, भारत की भी सामग्री बन गई उसी समय। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय इस समय से कहा जाने लगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत का गवर्नर जनरल किसको कहा है, मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था, अब वो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत में वायसराय का पद एक प्रकार से नियुक्त किया गया, उसी उतना ही अथॉरिटी थी। इसके अलावा तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग, उनको एक प्रकार से उनका नाम लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे पहले। गवर्नर जनरल का पद चूँकि गवर्नर जनरल का पद चूँकि ख़त्म कर दिया गया था तो अब वो भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीयों की भलाई के लिए कई घोषणाएं की गई थी, ठीक है। इलाहाबाद के एक भव्य दरबार में क्या हुआ, 1 नवंबर की डेट को 1858 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कैनिंग, चूँकि वायसराय प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चूँकि यही लॉर्ड कैनिंग था, यही एक प्रकार से इसके बाद में एक प्रकार से क्या हुआ, वायसराय इसी को बना दिया था कि भारत में क्या।
महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया गया था, जिससे मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई थी। ठीक है, क्या इसमें बातें थीं जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था भारतीयों को लेकर के? पहली बात तो ये इसमें कही गई थी, इसमें क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो कानून बनाया गया, पहली बात ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर अब क्राउन का शासन होगा। पहली बात ये, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाएगा। पहला इसमें बात ये कही गई। दूसरी बात इसमें घोषणा करी गई कि भारत मंत्री और उसकी परिषद की स्थापना करी जाएगी। एक भारत का मंत्री पद बनाया जाएगा, जैसे मांटेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, ये आपने नाम सुना होगा। तो एक भारत मंत्री हैं और एक वायसराय होते हैं, यानी वायसराय के बाद में ही एक भारत मंत्री का पद भी बनाया जाएगा और भारत मंत्री का एक उसकी परिषद होगी, इसमें कई क्षेत्र के मंत्री शामिल होंगे। ब्रिटेन में भारत के शासन को देखने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट स्तर के भारत मंत्री के पद की व्यवस्था की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद की स्थापना की गई। ये सबसे बड़ा काम रहा। इसके अलावा तीसरी बात, गवर्नर जनरल का नया नाम यहाँ पर वायसराय हो जाता है, यानी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग एक प्रकार से वो था। इसके अलावा नियुक्ति करने की शक्ति का विभाजन कर दिया गया, यानी भारतीय शासन में या भारतीय शासन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो नियुक्ति होती है वो करने की शक्ति जो थी अब सम्राट के पास थी। भारतीय परिषद भारत मंत्री और भारत स्थित उच्च न्यायालय या उच्च अधिकारियों के बीच बांट दी गई, यानी कि अब जो एक प्रकार से जो पद है या जिस पर किसी पद पर किसी को बैठाना तो सम्राट डिसाइड करेगा, भारतीय परिषद भी डिसाइड कर सकती है, भारत मंत्री भी डिसाइड करता है और ये एक प्रकार से भारतीय स्थित जो उच्च अधिकारी हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं भारत में कि एक प्रकार से किस पद पर किस व्यक्ति को रखना है, किस पद पर किस व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी भारतीयों को क्षमादान दे देगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई की है, ठीक है, सरकार के खिलाफ, उनको एक प्रकार क्षमादान दे दिया गया, उनको जेल वगैरह नहीं होगी, मतलब उसको छोड़ दी देगी। भयंकर अपराध में लिप्त क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया, यानी कि ऐसे अपराधी जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, उनको केवल नहीं क्षमादान मिलेगा, बाकी सबको दे दिया जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी भारतीयों को क्षमादान कर दिया गया। तो ये एक प्रकार से इसमें ये बातें रही। इसके अलावा इसमें और भी बातें करी गई। इसमें क्या किया गया महोदय कि इसमें द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जटिल और असुविधाजनक द्वैध शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी। सन 1858 के अधिनियम के महत्व को बताते हुए G.N. सिंह ने लिखा कि 1858 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक युग का अंत हुआ और दूसरे महान युग का, मतलब महान युग जिसको क्राउन उन्होंने कहा, क्राउन के प्रत्यक्ष शासन का प्रारंभ हुआ, यानी कि अब कंपनी के हाथों शासन मुक्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया था इसके दोष भी कई सारे थे। एक तरफ फायदे थे तो दोष भी थे। दोष क्या थे? पहला दोष ये था कि ब्रिटिश संसद जो था भारतीय शासन के प्रति उदासीन बिल्कुल उदासीन था, क्योंकि ब्रिटिश संसद के पास केवल यही नहीं था कि भारतीयों पर ही शासन करे, कई सारे उसके पास काम और थे। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि शासन की जो संपूर्ण शक्तियां थी शासन करने की वो भारत मंत्री और भारतीय परिषद में होने के कारण से ब्रिटिश संसद भारतीय शासन के प्रति उदासीन रहती थी, क्योंकि सारी शक्तियां भारत मंत्री और भारतीय परिषद में दे दी गई। अब वही बात फिर से आ गई कि भाई जो भारत के वायसराय किया करते थे, वो गवर्नर जनरल करते थे, वही काम इन लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, भारत पर आर्थिक दबाव का होना। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारतीय परिषद और उसके मंत्रियों का जो खर्चा था वो भारत का जो राजकोष था, खजाना था, वहीं से दिया जाता था। ठीक है, यानी जो पद उन्होंने बनाया भारत, मतलब कि ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन में बैठ करके काम काज कर रहे हैं, उन लोगों का खर्चा भी भारत से जा रहा है, जिससे भारत पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता चला गया। इसका अगला दोष था ये तीसरा कि भारतीय परिषद को सफलता यहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि भारतीय परिषद की स्थापना भारत मंत्री नियंत्रण कायम करता था, यानी भारत मंत्री जो था भारतीय परिषद पर नियंत्रण रखता था और उसके उद्देश्य से की गई थी ताकि एक प्रकार से भारत मंत्री जो होगा वो भारतीय परिषद पर नियंत्रण रखेगा, किंतु उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल सकी, यानी भारत मंत्री कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके अलावा अपने पद की सुरक्षा पर भी बल दिया गया। ये भी एक प्रकार से परिषद के सदस्य जो थे अपना अधिकांश समय अपने पद की सुरक्षा पर व्यतीत करते थे, वो लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते थे। उनको यही लगता था कि हमारा पद कहीं छिन न जाए, हमको ही कोई दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से वो अपने बारे में ही सोचते थे। दूसरे के बारे में तो बाद में सोचेंगे जब अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी, जिसके कारण से अन्य कार्य उनके लिए गौड़ हो जाते हैं और केवल अपने बारे में ही सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ी।
इसके अलावा 1858 के अधिनियम का संवैधानिक महत्व की अगर बात की जाए, देखें 1858 के अधिनियम का संवैधानिक महत्व भी है। कुछ ऐसी बात नहीं कि केवल इसका लाभ और हानि ही है, इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से महत्व भी है, इंपॉर्टेंस भी है। पहली बात, डॉक्टर सुभाष कश्यप नाम के विद्वान ने कहा कि 1858 के अधिनियम के निम्न महत्व बताए इन्होंने। पहला महत्व बताया कि इससे क्या हुआ कि नए युग का सूत्रपात हुआ, एक नया युग आया हमारे समक्ष। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 250 वर्षों से चले आ रही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और शासन की संपूर्ण शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास अब चली गई। दूसरी बात, भारत में सुशासन का आरंभ हुआ। सुशासन मतलब अच्छे शासन का आरंभ हुआ, ऐसा मानते हैं सुभाष कश्यप जी। कहते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की जो समाप्त मतलब प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी गई और यही सुशासन की बात यहाँ पर इन्होंने करी। इसके अलावा और भी शासन अच्छे तरीके से हुए, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी एक प्रकार से बेकार रहीं। इसके अलावा भारत में सचिव का पद का उदय हुआ। भारत में एक सेक्रेटरी पद के उदय की बात यहाँ पर करी गई। ठीक है, किस पद की भैया? सेक्रेटरी पद की बात यहाँ पर करी गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में भारत सचिव पद की व्यवस्था करी गई। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सदस्य होता था। उसे सभी मामलों में गवर्नर जनरल की बात माननी पड़ती थी। इस प्रकार अब गवर्नर जनरल को केवल एक ही स्वामी की बात माननी पड़ती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ब्रिटिश सचिव, जैसे आप सचिव जानते कौन होते हैं? सचिव अगर आपने देखा होगा, एक पंचायत वेब सीरीज आई है अभी, उसमें सचिव और प्रधान का बड़ा बढ़िया किस्सा है। सचिव होता है जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे सचिव और प्रधान होते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है कि चुनाव होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है। अभी हमारे यहाँ प्रधानी चुनाव था, तो प्रधानी चुनाव में होता क्या कि एक व्यक्ति लड़ता है और प्रधान बनता है। वो तो प्रधान बन गया, प्रत्यक्ष रूप से जनता के शासन करेगा वो, यानी कि वो एक प्रकार से गांव का प्रधान हो गया। दूसरी बात क्या होती है कि एक सचिव जो होते हैं वो चुन करके आते कहाँ से, मतलब उनका चुनाव जनता नहीं करती है, वो केंद्र सरकार की तरफ से प्रधान के कामों पर नज़र रखने के लिए आते हैं। सचिव एक सरकारी ऑफिसर, सचिव। तो सचिव जो होते हैं वो प्रधान के एक प्रकार से कामकाज को देखने के लिए एक सरकारी नुमाइंदा होता है। जैसे कि मुख्यमंत्री के काम को देखने के लिए एक नुमाइंदा होता है राज्यपाल, यानी राज्यपाल ये देखता है कि प्रधान मतलब मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री। ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो रिश्ता है, जो रिश्ता मुख्यमंत्री और राज्यपाल का है, वही रिश्ता सचिव और प्रधान का है। ठीक है, और सचिव और प्रधान तो वहाँ पर देखते हैं कि ठीक है एक साथ बैठ के ही सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ही प्रधान और सचिव यानी सेक्रेटरी जिनको बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं सेक्रेटरी का सिग्नेचर करवा लो, कोई कागज वगैरह बनवाना हो तो वही सेक्रेटरी होते हैं। भारत परिषद की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की स्थापना की गई, जिससे भारतीय मामलों में जानकार सदस्य होते थे। इसके अलावा भारतीय रियासतों के प्रति नई नीतियां बनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि देसी राजाओं के भी सीधे संबंध ब्रिटिश सरकार से हो गए। अब देसी राजाओं से भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक जो है व्यक्तियों को शामिल किया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई गई थी, ब्रिटिश सरकार ने उसकी समाप्ति भी कर दी थी। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो थीं वो एक प्रकार से इसके द्वारा की गई। तो भारत में एक प्रकार से अगर देखें तो संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका कुछ महत्व रहा। जो ये 5-6 महत्व हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा कोर्स लेना है, उसके लिए आप SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर। यहाँ पर आप SMS करिएगा, आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हर एक सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास अभी मैंने ली है इसका PDF मिलेगा, और भी इसके आगे के चैप्टर्स जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपका सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस के अलावा 2 सब्जेक्ट आपके और होंगे। एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा और एक आपका को करिकुलर पेपर होगा, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी का कोर्स मात्र 5 सब्जेक्ट का आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो 100 रुपये में आप अगर कोर्स आपको ज्वाइन करना फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप PDF नोट्स अगर लेना है या और भी सब्जेक्ट तैयारी करनी है, हमसे आपको डायरेक्ट जुड़ना है, विधिवत तरीके से आपको पढ़ना है, तो एक सेमेस्टर की फीस जो है मात्र 100 रुपये रखी गई है। सबसे कम फीस एक प्रकार से रखी गई ताकि आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सके, जान सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा होगा इससे पहले हमने एक प्रकार से एक वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेंगे कि BA की तैयारी कैसे करनी है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कि BA की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। BA की तैयारी करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और पढ़ते समय बहुत सारे बच्चों को नींद आती है, तो नींद क्यों आती है और नींद क्यों ना आए, आप कैसे पढ़ें जिससे आपको नींद ना आए, ये भी ट्रिक यहाँ पर बताई गई है।
पूरी रणनीति मैंने समझा दी है। 100% रिजल्ट आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। आप सारी टेंशन आप खत्म कर दीजिए, जो भी टेंशन आपके दिमाग में चल रही है वो टेंशन अब खत्म कर दीजिए, ठीक है। यानी एक प्रकार से अब केवल आपको एक प्रकार से बस थोड़ा बहुत रणनीति को फॉलो करना जो शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाता हूं, ठीक है। धन्यवाद।